हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ एयर इंडिया। जी हां, एयर इंडिया जो कि वापिस अपने राइटफुल ऑनर टाटा कंपनी के पास जा चुका है। तो हम देखेंगे कैसे एयर इंडिया कंपनी जो है वो फॉर्म हुई, राइज किया उसने, और कैसे उसी स्पीड से उसका फॉल भी आ गया। तो कहानी शुरू होती है जे.आर.डी. टाटा जी के बर्थ से। जे.आर.डी. टाटा, जिनका ये ड्रीम था एयर इंडिया कंपनी, और उनको फादर ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री भी कहा जा सकता है। जे.आर.डी. टाटा का पूरा नाम जहांगीर रतनजी टाटा था। इनका बर्थ 1904 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ था। अपनी इनिशियल एजुकेशन इन्होंने पेरिस, जापान और इंग्लैंड में कंप्लीट की, और उसके बाद एक साल फ्रेंच मिलिट्री में सर्व किया, जो कि कंपलसरी था, उस समय का रूल था। ये आगे कंटिन्यू करना चाहते थे, बट इनके फादर ने इनको उसके बाद इंडिया जो है वो भेज दिया। इंडिया आने के बाद जे.आर.डी. टाटा ने बिजनेस संभालना शुरू किया, और हमें पता होना चाहिए जे.आर.डी. टाटा वॉज द फर्स्ट इंडियन, वह पहले भारतीय थे जिनके पास फ्लाइंग लाइसेंस था, यानी कि पायलट थे। 1929 में, यानी कि मात्र 25 इयर्स की एज में उनके पास जो है फ्लाइंग लाइसेंस था। 1932, द ईयर इज 1932, 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयर मेल के नाम से कंपनी शुरू की, और पहला एयर कार्गो कमर्शियल फ्लाइट बॉम्बे से कराची जो है वो लेके गए। ये जो कंपनी है टाटा एयर मेल, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पायलट थे, जिसमें से एक खुद जे.आर.डी. टाटा साहब थे, 3 इंजीनियर्स थे और कुछ सपोर्ट स्टाफ था, और 2 फ्लाइट्स थी। बॉम्बे से कराची जो पहली फ्लाइट गई है, उसके पायलट खुद जे.आर.डी. टाटा साहब ही थे, और इस फ्लाइट में कंपनी ने 60,000 रुपीस का प्रॉफिट कमाया, यानी कि मुनाफा कमाया। प्रॉफिट और अपने इस ड्रीम को आगे लेके जाने के लिए नेक्स्ट ईयर 1933 में जे.आर.डी. टाटा साहब ने कंपनी लॉन्च कर दी, टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस कंपनी 1933 में लॉन्च हुई, जिसका मेन एम जे.आर.डी. टाटा जी के वर्ड्स में प्रॉफिट कमाना नहीं था। इट्स मेन एम वाज टू इंट्रोड्यूस द पावर ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के सामने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का सक्सेस, उसकी पावर को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करना था, और टाटा एयरलाइंस सक्सेसफुली काम करती गई। भारत की एम्बेसडर यानी कि राजदूत हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित जी भी इसी एयरलाइन में जो है इंडिया से रशिया की कैपिटल मॉस्को गई, और अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, और टाटा कंपनी की सर्विसेज, टाटा एयरलाइंस की सर्विसेज, उनकी सेवाओं की जमकर तारीफ की। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। तो 1946 वाज द ईयर। ये वही समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था, और जे.आर.डी. टाटा साहब को इस समय लगा कि ये बेस्ट टाइम है एयरलाइंस को डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ साथ इंटरनेशनल रूट्स पे भी लॉन्च करने का। यानी कि अभी तक जो है मेनली टाटा एयरलाइंस या एयर इंडिया जो अब हो चुकी है, वो इंडिया के अलग अलग सिटीज में जो है फ्लाई कर रही थी। अब इंटरनेशनल जो है वो फ्लाई करना चाहते थे, और अपने यह आइडिया का प्रपोजल जे.आर.डी. टाटा साहब ने इंडिया के पहले प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को दिया। नेहरू जी को यह प्रपोजल पसंद आया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को परमिशन दे दी इंटरनेशनल रूट्स पे फ्लाई करने की, और इस नाम रखा गया कंपनी का एयर इंडिया इंटरनेशनल। पहली इंटरनेशनल फ्लाइट 8 जून 1948 को बॉम्बे से लंदन गई। जे.आर.डी. टाटा साहब खुद उसमें सवार थे, और कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया के मिनिस्टर्स, कुछ एम्बेसडर्स, और ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले इंडिया के कुछ ओलंपियंस भी
उसी फ्लाइट में सवार थी। तो ये जे.आर.डी. टाटा साहब की तस्वीर है। आप देख सकते हैं ऑफिशियल जो ये पहले लाइसेंस्ड पायलट थे इंडिया के, वो इसमें जो है बताया गया है। और ये जे.आर.डी. टाटा साहब है अपने पूरे स्टाफ के साथ एयर इंडिया फ्लाइट को लेके। सारा कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। इसी बीच इंडिया के उस समय के कम्युनिकेशन मिनिस्टर, संचार मंत्री, जिनका नाम था रफी अहमद किदवई साहब, वो एक आइडिया लेकर आए। उनका आइडिया ये था कि क्योंकि एयर इंडिया काफी सक्सेसफुल थी, काफी सारे फ्लाइट्स जो हैं वो अब जो है इनके पास आ चुके थे, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना एक ओवरनाइट पोस्टल सर्विस को लॉन्च किया जाए। इंडिया के 4 कॉर्नर्स को जोड़ते हुए, 4 मेट्रो सिटीज को जोड़ते हुए, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड कोलकाता, ओवरनाइट पोस्टल सर्विस, और इसका सेंटर रखा गया नागपुर। उन्होंने यह प्रपोजल दिया। जे.आर.डी. टाटा साहब ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ये हैं रफी अहमद किदवई साहब, इंडिया के उस समय के और पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर। टाटा साहब का कहना था प्रपोजल अच्छा है बट पॉसिबल नहीं है, रिस्की है, बिकॉज ओवरनाइट पोस्टल सर्विसेज के लिए एरोप्लेन्स को रात में, आधी रात में लैंड करना पड़ेगा, और इंडिया में उस समय मिडनाइट लैंडिंग फैसिलिटीज नहीं थी। ना तो वो इतनी डेवलप थी, ना ही वो इतनी सेफ और सिक्योर थी। उन्होंने जब इस आइडिया को रिजेक्ट किया तो किदवई साहब जो हैं ये काफी हर्ट हो गए, बिकॉज ये इनका आइडिया था मिडनाइट पोस्टल सर्विसेज लॉन्च करने का। इसी बीच काफी सारी इंडस्ट्रीज और काफी सारे कंपनीज एविएशन सेक्टर में एंटर हो गई, और 8 से 9 नई जो है कंपनीज जो है उन्होंने इंडिया में अपना एयरलाइन लॉन्च किया, और भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी को परमिशन भी दी। जे.आर.डी. टाटा साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिसीजन से खुश नहीं थे। उनका कहना था जो एविएशन सेक्टर है वो इतना इजी नहीं है, इतना फटाफट सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाइसेंस देना जो है वो सही स्टेप नहीं है। बट सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जे.आर.डी. टाटा साहब ने एक मीटिंग बुलाई और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट उनके फ्रेंड्स वगैरह थे सभी से कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिसीजन को ऑपोज किया जाए, इसका विरोध किया जाए। इस स्टेप ने टाटा साहब के किदवई साहब को जो है और ज्यादा हर्ट कर दिया, और इन्होंने एक कंपनी लॉन्च कर दी हिमालयन एयरलाइंस के नाम से। जे.आर.डी. टाटा साहब और टाटा कंपनी एक तरीके से, एक तरफ टाटा कंपनी है और एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। पहली बार जो है डिसएग्रीमेंट शुरू हुआ टाटा एयरलाइंस या एयर इंडिया और भारत सरकार के बीच। इन सबको देखते हुए पंडित नेहरू जो हैं उन्होंने पब्लिकली आके ये कहा कि टाटा कंपनी और एयर इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, सो दैट उनकी बातों को क्रेडिबिलिटी मिले, विश्वसनीयता मिले। और जे.आर.डी. टाटा साहब के सजेशंस पे काम करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई, जिसको ये कहा गया कि टाटा साहब ने जो कहा है कि इतनी सारी एयरलाइंस को एक साथ लाइसेंस नहीं दिया जाए, इतना जल्दी लाइसेंस नहीं दिया जाए, ये बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, इसके ऊपर वो कमेटी इन्वेस्टिगेट करे, काम करे। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जे.आर.डी. टाटा की बात को सही ठहरा दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टेप्स थे फटाफट लाइसेंस देने के, उनको गलत ठहरा दिया। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इमेज और खराब हुई। अब धीरे धीरे ये बात और ये डिस्कशंस होने लगे थे कि एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, नेशनलाइजेशन कर दिया जाए। नेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? नेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है कि किसी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट जो है वो अपने अंडर ले लेती है, यानी कि प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बदले में प्राइवेट कंपनी वालों को कुछ कंपेंसेशन दे दिया जाता है। सभी ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज वगैरह जो हैं इस बात को ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके थे कि एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन किया जाए। जे.आर.डी. टाटा साहब ने नेचुरली, बिकॉज इनका ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने कहा बहुत गलत डिसीजन होगा, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि जो एविएशन इंडस्ट्री है
ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और प्रॉफिट में आने के लिए आपको एटलीस्ट 25 आवर्स का फ्लाइट टाइम चाहिए, यानी कि 2500 घंटे की अगर आप उड़ान भरोगे तो जो है आपकी कंपनी प्रॉफिट में आएगी। और इंडिया का उस समय का जो कैपेसिटी था वो 500 घंटों का ही था। तो उन्होंने कहा इस इंडस्ट्री को चलाना इतना इजी नहीं है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ रही है। रोड रेल नेटवर्क अलग बात हो जाती है, एविएशन इंडस्ट्री जो है वो अलग तरीके से चलाई जाती है, प्रॉफिट के लिए आपको अलग तरीके से काम करना पड़ता है। बट सरकार में नेचुरल सी बात है, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और 1953 में 1953 में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। जब नेशनलाइजेशन हुआ तो मीटिंग में जेआरडी टाटा भी बैठे थे। उन्होंने गवर्नमेंट को फिर से एक बार हिदायत दी कि एक बार और गवर्नमेंट इस पे सोचे, इसको चलाना इतना आसान नहीं है, गवर्नमेंट इसको कैसे चलाएगी। तो भारत सरकार के मिनिस्टर ने टाटा साहब से कहा गवर्नमेंट अकेले इसको नहीं चला सकती, इसके लिए हमें आपके हेल्प की जरूरत है, बिकॉज आपको इसका एक्सपीरियंस है और ये आपका ही ब्रेन चाइल्ड है। और जेआरडी टाटा साहब को एयर इंडिया के जो बोर्ड बनाया गया था उसका मेंबर बना दिया गया। 20-25 सालों तक वह बोर्ड के मेंबर रहे। 1978 में 1978 में एयर इंडिया के बोर्ड को रिस्ट्रक्चर किया गया और मोरारजी देसाई उस समय के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने डिसीजन लिया और रिस्ट्रक्चर करने के बाद जो एयर इंडिया का नया बोर्ड बना था उसमें जेआरडी टाटा को जगह नहीं दी गई। बड़ा ही सरप्राइजिंग डिसीजन था, बट इसके पीछे रीजन ये दिया गया, मोरारजी देसाई जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे वो एयर इंडिया की फ्लाइट्स में वाइन वगैरह सर्व करने के अगेंस्ट थे, मगर जेआरडी टाटा का कहना था इंटरनेशनल फ्लाइट्स में वाइन और इस तरीके की चीजें सर्व करनी जरूरी है, अगर इनको बंद कर देंगे तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मगर मोरारजी देसाई को यह बात मंजूर नहीं थी और इसी चीज के चलते हुए टाटा जी को जो है जेआरडी टाटा साहब को एयर इंडिया के बोर्ड मेंबर से निकाल दिया गया और यहीं से एयर इंडिया का फॉल होना स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट जो है वो कम होने लगे और धीरे धीरे एयर इंडिया जो है वो एक लॉस मेकिंग एंटिटी में कन्वर्ट हो गया। 2 साल बाद 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने वापस जेआरडी टाटा को एयर इंडिया के बोर्ड में शामिल किया। 2 साल तक वो और बोर्ड में रहे टिल 1982। बट तब तक जो है सिचुएशन हाथ से जा चुकी थी। एयर इंडिया धीरे धीरे जो है उसका आप बोल सकते हो डेक्लाइन शुरू हो चुका था और सारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सेक्रेटरीज, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स वो एयर इंडिया का मिसयूज करने लगे और एयर इंडिया जो कि एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी था वो अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लॉस मेकिंग एंटिटी में कन्वर्ट हो गया। थोड़े समय पहले ही हम लोगों ने ये न्यूज़ देखी है, सुनी है, पढ़ी है कि एयर इंडिया को वापस टाटा कंपनी ने जो है वो परचेस कर लिया है, खरीद लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका ऑक्शन किया था और टाटा ने 18,000 करोड़ रुपीस पर एयर इंडिया को वापस परचेस कर लिया। हम उम्मीद करते हैं एयर इंडिया की जो लॉस्ट ग्लोरी है वो वापस लौट के आएगी उसके राइटफुल ऑनर के साथ आते ही। तो ये थी एयर इंडिया के राइज और फॉल की कहानी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल